हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड जॉइनिंग अस। आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो सेशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी कवर कर सकते हैं, साथ साथ अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके सीएसएस 2027 की प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारे एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ रह चुके हैं और लास्ट डेज हम कभी भी काउंट नहीं करते। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, आपने इन 5 मंथ के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अपना सिलेबस कवर करना है, साथ साथ आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा एवेल्युएशन लाजमी करवानी है, और वो भी डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी डियर एस्पिरेंट्स। इसके अलावा हमारा सीएसएस 2027 के लिए एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एवेल्युएशन सेशन के अंदर हम 50+ टॉपिक्स थीम वाइज कवर करवा रहे हैं और इसके अंदर आपके रैंडम टॉपिक्स भी इंक्लूड है। इसके साथ साथ एवेल्युएशन और फीडबैक आपको डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रामर और ऐसे स्ट्रक्चर की क्लासेस भी होंगी। तो इस एवेल्युएशन सेशन को वही एस्पिरेंट ज्वाइन करें जो डेली बेसिस के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश ऐसे के ऊपर भी ग्रिप हासिल करना चाहते हैं। तो आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास 2 टॉपिक रहने वाले हैं, दोनों ओपिनियंस हैं। एक मलिया लोधी साहबा के ओपिनियन, आपको पता है वीकली बेसिस के ऊपर एक टॉपिक उनका लाजमी आता है, जिसके ऊपर हम अपना एक डिटेल्ड जो है वो एनालिसिस भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं और डिबेट भी करते हैं। ठीक है, देखिए डियर एस्पिरेंट्स, आज हमने एडिटोरियल को ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पहले ही हम उनके ऊपर अपनी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी 2 ओपिनियंस थी। एक ओपिनियन की अगर बात की जाए तो उस ओपिनियन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर थी, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रिलेटेड ऑलरेडी एक हमारे पास ओपिनियन है। आपको पता है कि डेली बेसिस के ऊपर हम जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है उसको हम डिस्कस करते रहते हैं, उसको ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो एडिशन होती रहती है चीज़ों की। अगर यहाँ पर जो मेरे एस्पिरेंट्स जो डेली बेसिस के ऊपर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ों को आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। जो आज एनालिसिस रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो कह लें कि एंगल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पूरा जो है वो फोकस जो है इसी ओपिनियन के ऊपर रखेंगे, नहीं, इससे हटकर जो है थोड़ा सा हम एग्जाम ओरिएंटेड जो है इसको डिस्कस करेंगे, बैलेंस अप्रोच के साथ इसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट जो है वो क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है डिस्कशन करनी है वो एग्जाम ओरिएंटेड करनी है विद बैलेंस अप्रोच के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है मलिया लोधी साहिबा का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाई कोरिजन डजंट वर्क, कि जो आपकी जोर जबरदस्ती है वो काम क्यों नहीं करती, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसके अंदर ना कुछ टर्म्स है, इनको अपने अंडरस्टैंड करना। अगर आप इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए जो वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो द फैलेसी ऑफ हार्ड स्टेट, सबसे पहले तो देखेंगे यहां पर हार्ड स्टेट है, हार्ड स्टेट वर्सेस यहां पर आएगा कॉम्पिटेंट स्टेट। क्या आएगा? कॉम्पिटेंट स्टेट। इन दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे और पाकिस्तान के फेवर में कौन सी है इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए पावर वर्सेस अथॉरिटी, इसके दरमियान में थोड़ा सा हम फर्क को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए इन हाइब्रिड गवर्नमेंट, अगर देखा जाए सॉरी हाइब्रिड गवर्नेंस है लेकिन हाइब्रिड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, हाइब्रिड गवर्नमेंट और हाइब्रिड रजीम। ठीक है, हाइब्रिड रजीम, इसमें क्या फर्क है, हाइब्रिड रजीम और हाइब्रिड गवर्नमेंट में क्या फर्क है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर इब्राहिम लिंकन एक बात करते हैं पावर को लेकर कि इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर, कि अगर तुम इंसान के जो है ना आदमी के किरदार को चेक करना चाहते हो तो क्या करें, उसको एक बार पावर देकर देखें। देखें, ये बेसिकली बात की जा रही है इन केस ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हमें जो है वो क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है, लेकिन
मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि हमने अपने एग्जाम ओरिएंटेड इसको डिस्कस करना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से जो है इसको हम जो है वो कह लेके डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हम इंडिया का भी एज ए केस स्टडी लेंगे और बांग्लादेश को भी एज ए केस स्टडी लेंगे। हालांकि वो दोनों इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमने चीजों को रिलेट करना है ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की तरफ जा सकें। तो हमारी जो डिस्कशन है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर द बॉटम लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। एक तरफ तो यहां पर कह लें कि ईरान की स्ट्रैटेजिक टैक्टिक्स हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह यहां पर ग्लोबल चोक पॉइंट्स को कह लें कि एज ए स्ट्रैटेजिक टूल यूज किया जा रहा है, या आप यूं समझ रहे कि रीजनल लेवल के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है, या ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है ईरान, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हौदीज और कह लें कि हौदीज और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमें एस्केलेशन देखने को मिल रही है। देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी डिबेट करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ग्लोबल चोक पॉइंट्स के ऊपर जो गल्फ स्टेट्स की डिपेंडेंसी है उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, रीजन के अंदर अगर देखा जाए ना, बाबुल मंदीब है, या दूसरी तरफ हमें जो है कह लें कि यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलती है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि दोनों के ऊपर कंट्रोल किसका है, ईरान का है। एक तरफ ईरान का है, दूसरी तरफ हौदीज का है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो इन कंट्रीज के दरमियान में जो रेस है ना वो ऑयल को लेकर है। देखिए, ओपेक जो बनाएगी उसका पर्पस क्या था, हालांकि ये चीजें इस टॉपिक के अंदर नहीं है, मैं जस्ट आपको जो है वो कह लेके चीजों को कनेक्ट करके बताना चाह रहा हूं कि जो ओपेक था उसके अंदर बेसिकली परसेंटेज फिक्स थी कि इतना कंट्री ये बेसिकली यहां पर प्रोड्यूस करेगा, इतनी इसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, उसमें से कौन निकल गया आपका बाहर, यूएई बाहर निकल गया, उसने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो हमें ऑयल रेस देखने को मिल रही है, ठीक है। और चौक पॉइंट्स के ऊपर किसकी डिपेंडेंसी है, टोटल अगर देखा जाए तो वो नजर आती है हमें गल्फ नेशंस की, ठीक है। और दूसरा कंट्रोल अगर देखा जाए तो वो किसका देखने को मिलता है, ईरान का, ठीक है। अब यहां पर चाइना को भी अंडरस्टैंड करें कि चाइना ने एज ए ब्रोकर अपना रोल प्ले किया, ईरान और सऊदी अरेबिया को क्लोज लेकर आया, ठीक है। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें इश्यूज जो है वो कह लें सऊदी अरेबिया के साथ एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यमन के अंदर अगर देखा जाए ना तो एक गल्फ ऑफ एडन की तरफ जो है किसका कंट्रोल है, यहां पर एसटीसी का, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली यूएई कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए बाबुल मंदीब की तरफ किसका कंट्रोल है, यहां पर हौदीस का है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सऊदी अरेबिया के साथ है तो वो सऊदी अरेबिया उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि अगर देखा जाए तो यूएई किसके करीब नजर आता है, इजराइल के करीब नजर आता है, क्योंकि वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुका है। I2U2 मीटिंग देखने को मिलती है, सोमालीलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पर अटैक वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है। ये भी चीज है, तो इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं पूरा जो है आपको एनालिसिस देने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि हम पहले भी जो है इसके ऊपर अपनी नोट्स मेकिंग कर चुके हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर मेरा एनालिसिस ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन हमारी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम वोकैब की एक वेरिएशन लेकर आते हैं तो बहुत सारी हम चीजों से जो है वो कह लें कि बच जाते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर बात की जाए तो रेपिटेशन वाले मामले से, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर होगी। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा मलीहा लोधी साहिबा का रहेगा कि व्हाई कोरियन डजंट वर्क, ठीक है। देखें, इसके अंदर जो बुलेट पॉइंट यहां पर बनाए गए हैं वो आप लाजमी नोट करेंगे। इसको हम जो है आगे विजुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और मैं पूरा जो है वो एनालिसिस देने वाला हूं, ठीक है। आप यहां पर जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट्स जो है आप ऐड करना चाहते हैं तो नोट्स मेकिंग के अंदर ऐड लाजमी करिएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर रोक रोक कर जो है इसको आगे करने वाला हूं ताकि आप चीजों को नोट कर सकें, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड स्टेट वाले, ठीक है। पावर अथॉरिटी की बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए हाइब्रिड गवर्नमेंट और हाइब्रिड रजीम की बात की गई है, ठीक है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अथॉरिटेरियन रूल की भी बात की गई है। चले अब हम जो है इसके ऊपर अपना एक कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो है वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए, मैंने अभी ओवरव्यू में एक चीज बताई थी कि हाइब्रिड गवर्नमेंट एंड हाइब्रिड रजीम के अंदर क्या फर्क है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो हम यहां पर जो है हाइब्रिड गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइब्रिड गवर्नमेंट क्या है।
देखिए हाइब्रिड गवर्नमेंट बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक तरफ होते हैं आपके इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, एक तरफ होते हैं आपके नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब होता है क्या है कि इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, आप यूं कह सकते हैं तो हमें यहां पर सिविल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, लेकिन सिविल गवर्नमेंट के ऊपर जब इन्फ्लुएंस देखने को मिले नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस का डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है, तो फिर हमें यहां पर एक हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है, हाइब्रिड गवर्नमेंट देखने को मिलती है। आप यूं भी कह सकते हैं कि जहां पर इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस मिलकर जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास हाइब्रिड गवर्नमेंट। अगर हम हाइब्रिड रेजीम की बात करें तो हाइब्रिड रेजीम के अंदर होता है क्या है कि जहां पर डेमोक्रेटिक रूल के साथ साथ हमें जो है वो कह लें कि अथॉरिटेरियन रूल भी देखने को मिलता है, ठीक है। आप यूं कह सकते हैं कि जमहूरियत के साथ साथ जो है आमराना हुकूमत भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे बेसिकली यहां पर हाइब्रिड रेजीम आप इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो मॉडल है यहां पर, एक है हार्ड स्टेट, दूसरा यहां पर जो वो कह लें कि कॉम्पिटेंट स्टेट है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमें पावर एंड अथॉरिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसा कि मैंने ओवरव्यू में भी कहा था कि पावर बेसिकली क्या है कि इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर, ठीक है। तो ये किसने बात की थी बेसिकली, अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। तो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान गवर्नेंस क्राइसिस द फेलियर ऑफ द हार्ड स्टेट मॉडल। जो पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए जो हार्ड स्टेट मॉडल यहां पर अडॉप्ट किया गया वो हमें यहां पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देखें ये पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि हम अगर बात करें इंडिया के केस में तो आज देख ले कि यहां पर हमें कॉकरोच जनता पार्टी देखने को मिल रही है, स्टूडेंट्स का हमें कह ले कि यहां पर स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए बांग्लादेश की, ठीक है, तो बांग्लादेश को ऐसे केस स्टडी लेंगे तो 2024 के अंदर क्या होता है, जेंजी के जरिए जो वो कह रहे कि गवर्नमेंट को टॉपल किया गया था। वजह क्या थी कि यही हमें कह ले अथॉरिटेरियन रूल देखने को मिला वहां पर, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस आप कह सकते हैं, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म आप कह सकते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। यही चीजें हमें वहां पर देखने को मिली, गवर्नेंस फेलियर आप कह सकते हैं। इन्हीं रीजन की बेस के ऊपर फिर क्या हुआ कि हमें यहां पर गवर्नमेंट टॉपल होते हुए नजर आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहां पर जो है वो कह लें कि इस टॉपिक के अंदर हमें चीजें अंडरस्टैंड करनी है। एक है आपकी तरफ हार्ड स्टेट मॉडल जो अडॉप्ट किया गया, दूसरी तरफ जो है यहां पर कह लें कि कॉम्पिटेंट जो है वो कह लें कि मॉडल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट स्टेट मॉडल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर कॉम्पिटेंट स्टेट मॉडल है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड जो है वो स्टेबिलिटी, ठीक है। देखिए पावर एंड अथॉरिटी जो है वो एक चीज नहीं है, ताकत से है ना, ताकत से जो है वो कह ले कि एथिक्स नहीं आता, ताकत से सिर्फ आप जोर जबरदस्ती आपको किसी को आप महतहत कर सकते हैं, लेकिन अगर एथिकली अगर देखा जाए तो आप जो कह ले कि यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट की खातिर कुछ भी नहीं कर पाते, बल्कि क्या होता है पब्लिक को आप अपने मातहत बना सकते हैं, ठीक है, या बनाया जाता है, यही बेसिकली होता है, ठीक है। इसके अलावा आप हिटलर की एग्जांपल तो यहां पर ले ही सकते हैं, किस तरह पावर को यूज किया गया। लेकिन अथॉरिटी की बात की जा रही है, देखें अथॉरिटी जो है ना उस वक्त पैदा होती है या अथॉरिटी उस वक्त जन्म लेती है जब ताकत को अकॉर्डिंग टू लॉ, फेयरनेस, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इस्तेमाल किया जाए ताकत को, ठीक है। जब अथॉरिटी उस वक्त पैदा होती है जब ताकत को क्या किया जाना है, कानून के सामने रखना चाहिए, जस्टिस को सामने रखना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जो वो कह लेके यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज यहां पर कही जा रही है। लेकिन अब देखें पावर वर्सेस अथॉरिटी, द कॉम्पिटेंट पाथ की अगर बात की जाए, एक तरफ हार्ड स्टेट है, दूसरी तरफ कॉम्पिटेंट स्टेट है। हार्ड स्टेट के अंदर क्या होता है, कोरिजन हमें जोर जबरदस्ती देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ब्लॉक्ड आप देख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक्ड का मतलब होता है यहां पर कह लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग जाना, ठीक है, ये चीजें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉम्पिटेंट स्टेट है वो पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए काम करती है, ठीक है। इस तरह यहां पर पब्लिक गुड्स है, इसके अलावा पब्लिक हमारे पास गुड्स वगैरह, ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए हार्ड स्टेट रिलाइज ऑन द कोरिजन, कॉम्पिटेंट स्टेट अर्न्स ट्रस्ट एंड डिलीवर्स पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो यहां पर अगर कॉम्पिटेंट स्टेट को सामने रखा जाए तो वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो है वो कह लेके ताखीर नहीं करती, बल्कि यहां पर क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट जो है बिल्ड होता है, किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए यहां पर हार्ड स्टेट के ऊपर क्या होता है बेसिकली, जहां पर ट्रस्ट डेफिसिट हमें देखने को मिलता है, जनता का जो है वो कह लेके गवर्नमेंट के ऊपर
जो है वो कह लेके ट्रस्ट देखने को नहीं मिलता, ये चीज भी है। ठीक है, अगर देखा जाए अथॉरिटी क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए अथॉरिटी की मैंने पहले भी कहा कि ताकत को जब यहां पर इस्तेमाल किया जाए ना, कह लेके यहां पर ट्रू अथॉरिटी ओनली एग्जिस्ट वेयर पावर लेजिटिमेसी एंड पब्लिक पर्पस जो इंटरसेक्ट, जब ये आपस में जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यही बात मैं पहले भी कह रहा था, अथॉरिटी उस वक्त जन्म लेती है जब ताकत को जो है कानून को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, उसके बाद जस्टिस को और पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब इसके अंदर लेजिटिमेसी आ जाएगी, पब्लिक पर्पस आ जाएगा, ट्रू अथॉरिटी। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर देखा जाए अथॉरिटेरियन, हमें यहां पर हार्ड स्टेट, उसके बाद कॉम्पिटेंट जो वो कह लेके स्टेट, ये इसके बारे में हम डिस्कशन की हमने। तो यहां पर स्टेट फंक्शन की अगर बात की जाए अथॉरिटेरियन हार्ड स्टेट के अंदर कोरेजन एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन फाउंडेशन देखने को मिलेगी। प्राइमरी गोल क्या होता है? पावर को हासिल करना, सेल्फ प्रिजर्वेशन कह सकते हैं। मेथड क्या है यहां पर? मजलिंग, मीडिया एंड कर्बिंग असेंबलीज वगैरह, यहां पर रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, जो अभी हम यहां पर डिस्कस करके आए। इसके अलावा अगर स्टेट फंक्शन की बात की जाए, यहां पर कंपिटेंट स्टेट की तो कंसेंट है। ठीक है, यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, कॉपरेशन होगा, ट्रस्ट होगा, लेजिटिमेसी होगी। ठीक है, पब्लिक गोल्स को जो है वो कह के सामने रखा जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट के सामने रखा जाएगा। ठीक है, एफिशिएंटली डिलीवरिंग पब्लिक गुड्स एंड लॉ। ठीक है, अब अगर यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर हार्ड स्टेट जो हम अभी वहां पर डिस्कस करते रहे, साइकिल ऑफ कोरेजन एंड क्राइसिस, द रियलिटी ऑफ डोमेस्टिक टर्मोइल। उसके बाद अगर सिक्योरिटी या रीजनल अनरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना, मिलिटेंट वायलेंस एंड बलूचिस्तान केपीके अनचेक्ड अनरेस्ट ग्रो इन एजेके। ठीक है, इरोजन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस आपके सामने यहां पर 26th और 27th अमेंडमेंट की बात की जा रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे जुडिशरी को जो है कह लेके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उनके मातहत बना दिया गया, जो इसकी इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज हो चुके। तो ये चीज बेसिकली कही जा रही है। द जुडिशरी रिपोर्टली मेड सबऑर्डिनेट टू द एग्जेक्टिव, तो एग्जेक्टिव के मातहत हो चुके। राइजिंग सोशो इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन आपके सामने यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पब्लिक एंगर इज पीकिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग बर्डन एंड परसिस्टेंट पावर आउटेज। उसके बाद द फेलियर ऑफ काइनेटिक फोर्स। तो अब अगर देखा जाए हार्ड पावर के अंदर के यहाँ पर काइनेटिक एक्शंस लिए गए, लेने भी चाहिए। ठीक है, जो कहने के पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी या कह के स्टेट की सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उनके अगेंस्ट काइनेटिक एक्शन लेना पड़ेंगे और लिए भी जा रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है, आपके सामने ऑपरेशन है, ऑपरेशन गजबुल इलाक और उसके बाद ऑपरेशन शाबान हमें देखने को मिला। ठीक है, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप है उसको भी यहां पर क्या करना पड़ेगा, उसको भी जो है वो काम करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जो हमें अंडरस्टैंड करनी थी चीजें, बेसिकली एक तो आपको अंडरस्टैंड करना था कि हाइब्रिड सेटअप जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, हाइब्रिड गवर्नमेंट है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हाइब्रिड रजीम है। उसके बाद हार्ड स्टेट, कंपिटेंट स्टेट, इनके दरमियान में हमने फर्क को अंडरस्टैंड किया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अगर देखा जाए कौन सा मॉडल रिक्वायर है अभी, तो मॉडल कौन सा रिक्वायर है? बेसिकली कंपिटेंट स्टेट जो है वो होनी चाहिए, ये मॉडल बेसिकली रिक्वायर है पाकिस्तान को। ठीक है, तो आई होप ये चीज यहां पर क्लियर होगी कि पावर एंड अथॉरिटी को भी हमने डिस्कस किया, जैसे इब्राहिम लिंकन के हमके स्टेटमेंट को हमने ऐड किया। ठीक है, तो ये टॉपिक था बेसिकली, इसको आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर द बॉटम लाइन एंड सऊदी अरेबिया पाकिस्तान जो है वो रिलेशन की बात करते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर हमने ये बात की थी कि बेसिकली क्या लेके ईरान की तरफ से जो रीजनल लेवल का एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, गल्फ नेशंस है उनके ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ताकि रिजल्ट्स को जो है वो अपनी तरफ जो है वो क्या लेके लेकर आया जा सके। तो एक चीज ये भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो स्ट्रैटेजीज देखने को मिल रही है या स्ट्रैटेजिक टैक्टिक्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, यही है। अगर देखा जाए तो हालांकि गल्फ नेशन के साथ उसकी कोई हमें दुश्मनी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर यूएसए मिलिट्री बेसेस हैं जिसको जो है बार बार अटैक किया जाता है क्या लेके ईरान की तरफ से। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यहाँ पर न्यूक्लियर डील होते हुए नजर आई, किसके दरमियान में? यूएसए और सऊदी अरेबिया के दरमियान में। लेकिन यूएसए ने फर्स्ट कंडीशन क्या लगाई कि अब्राहम अकॉर्ड को आपको साइन करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। ये पॉइंट्स हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हौदीज और सऊदी अरेबिया के दरमियान में वॉर देखने को मिल रहे हैं, उसके इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओवर्ट या कॉवर्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहां पर ईरान का यह कहा जा रहा है कि भाई इसके बैक के ऊपर अगर देखा जाए हौदीज के, तो यहां पर ईरान है और यहां पर जो है अपने इंटरेस्ट को जो हासिल करना चाहता है। अब देखा गल्फ स्टेट्स के अंदर एक चीज को लेकर रेस चल रही है, वो है ऑयल। ठीक है, ऑयल को लेकर जो है हमें रेस देखने को मिलती है।
अब एक कंट्री कहता है कि भाई इतना ऑयल जो है वो इसकी प्रोडक्शन होगी, इतने परसेंटेज इसकी होगी, इसने परसेंटेज इतनी होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो गल्फ स्टेट्स पूरा जो है वो कह लेके गढ़ है एक ऑयल का, ठीक है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, तो ये हमें सारे यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि गल्फ स्टेट्स की जो डिपेंडेंसी है वो चोक पॉइंट्स के ऊपर है, लेकिन कंट्रोल किसका है? यहां पर ईरान का कंट्रोल हमें नजर आता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर किसका कंट्रोल है? ईरान का कंट्रोल है। इस तरह बाबुल मंदीब के ऊपर किसका कंट्रोल है? हौदीज का कंट्रोल है। कौन है बैक स्पोर्ट पे? यहां पर कहा यह जाता है प्रो ईरानियन है। दूसरी तरफ यमन अगर देखा जाए तो यमन 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक तरफ आपका सऊदी अरेबिया है, एक तरफ आपका हौदीज है, एक तरफ आपका एसटीसी है, जो कौन सपोर्ट कर रहा है? बेसिकली यूएई कर रहा है, ठीक है। यूएई और अभी कल का सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमें एस्केलेशन देखने को मिलती है यमन के अंदर, ठीक है। दोनों आमने सामने थे, जहां पाकिस्तान एज ए मेडिएटर रोल प्ले करता हुआ इनको जो है कि चुप कराया। अब अगर देखा जाए थोड़ा हिस्टोरिकली अंडरस्टैंड करता है कि 2015 के अंदर वॉर को मैंने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर कहा गया था कि पाकिस्तान को इस वॉर के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। पाकिस्तान को कह के मिलिट्री सपोर्ट की बात की गई थी। किसने की थी? सऊदी अरेबिया ने। तो यहां पर पार्लियामेंट के अंदर हमें डिबेट देखने को मिली और यही कहा गया कि पाकिस्तान यहां पर न्यूट्रल रहेगा, पाकिस्तान किसी को भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें यह चीज देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके साथ कोर्डियल रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी कह लें यहां पर मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी थी सऊदी अरेबिया को। पाकिस्तान ने यह कहा भाई ईरान भी हमारा नेबर कंट्री है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कह लें कि सऊदी अरेबिया भी जो हमारा कह लें इस्लामिक जो है वो कह लें कि ब्रदर है, तो इसलिए जो हम यहां पर जो वो इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, उस वक्त भी पाकिस्तान ने पीस एंड सिक्योरिटी को रीजनल लेवल के ऊपर प्रायोरिटी पर रखा था। तो अभी क्या हो रहा है कि यहां पर कि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो है स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट साइन हुआ पड़ा है और इसके ऊपर तो हम 1000 बार जो है डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड करने वाली चीज ये है यहां पर जिसको हमने सामने रखना है कि एक तरफ तो कह लें कि यहां पर ईरान की तरफ से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है, ताकि कह लें के फेवर में जो है वो किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक लॉस भी हो रहा है। लॉस ये हो रहा है कि जिस तरह ईरान जो है गल्फ स्टेट्स के ऊपर अपने कह लें के अटैक्स को बढ़ा रहा है, तो साथ साथ यहां पर क्या हो रहा है? बेसिकली जो गल्फ नेशन को और ज्यादा करीब कर रहा है। किसके करीब कर रहा है? बेसिकली यूएसए के करीब कर रहा है, ठीक है। जो ताल्लुक हमें 2016 के बाद से हमें देखने को मिले और चाइना ने अपना रोल प्ले किया, दोनों कंट्रीज के दरमियान में रिकैलिब्रेशन करवाई, ठीक है, उसके बाद से मामला हमें कुछ ना कुछ ठीक देखने को मिले। लेकिन अब यहां पर यूएसए और इजराइल तो एक साइड पर है, अब गल्फ स्टेट्स और यहां पर ईरान के दरमियान में हमें टसल देखने को मिल रही है, एस्केलेशन देखने को मिल रही है। और उसकी सबसे बड़ी यहां पर क्या एग्जांपल हमारे पास? हौदीज जो यहां पर अटैक कर रहे हैं बार बार जंबो के ऊपर, जजान के ऊपर, रेड सी के अंदर, जहां पर कह लें कि ऑयल रिजर्व हमें या रिफाइनरीज देखने को मिलती है सऊदी अरेबिया की, ठीक है। तो यह चीज भी है। तो फिर जो है पाकिस्तान की तरफ से यहां पर प्रेस वगैरह रिलीज की गई, इसके ऊपर भी हम अपनी एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्रेस रिलीज की गई कि भाई आपको यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट ऑलरेडी साइन हुआ पड़ा है, ठीक है। आप जो है इसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी कदम उठाइएगा, ठीक है। यह पाकिस्तान ने क्लियर किया था। तो अब बेसिकली चल क्या रहा है कि ग्लोबल ऑयल के ऊपर जो है हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एक किस्म का कह सकते हैं कि पूरा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और यही तो स्ट्रैटेजी यहां पर जो है कह लें ईरान की जो है वो ईरान को जो है फायदा दे रही है, ठीक है। उसने कहा कि डायरेक्टली अगर हराना है ना, एकदम ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर बिल्ड करो, ऑयल सप्लाई चेन जो है वो कह लें डिसरप्ट होनी चाहिए, चोक पॉइंट मेरे कंट्रोल में है। आप चोक पॉइंट का 20 to 30% अगर दोनों को बंद कर दे तो 20 to 30% इफेक्ट होगा। हालांकि अगर ईरान ना भी तेल प्रोवाइड करे तो सऊदी अरेबिया इतना कर सकता है, स्टेबलाइजेशन लेकर आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल को लेकर। लेकिन जब आपकी चोक पॉइंट ही बंद हो जाएंगी तो फिर ऑयल कहां से जाएगा? फिर वो सुएज कैनाल के जरिए निकालेगा बाहर से, जहां पर आपका इजराइल वेट कर रहा है ऑलरेडी पहले खड़ा, है ना। ये चीज भी तो है ना। फिर वहां पर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, फिर वहां से घूमकर वापस आना पड़ेगा। एशिया को किस तरह ऑयल सप्लाई किया जाएगा? चाइना सबसे ज्यादा इंपोर्टर है, इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है भाई, तो सबसे ज्यादा इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है इस वक्त अगर बाबुल मंदीब को भी बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास इसका ओवरव्यू था। आप नोट इसके पॉइंट्स जो है वो नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवर कर देता हूं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान रिलेशंस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सटेंडेड डेटरेंस, डिकंस्ट्रक्टिंग पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलेमा इन रेड सी, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी स्क्वेज, ये सारी चीजें अभी मैंने जो है आपको ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर रह गई है कि सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट, के
हमें जो है ना कह लें कि यहाँ पर सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान में एस्केलेशन देखने को मिल रही है। हालांकि यूएई ओपेक से एग्जिट कर बैठा है, अब्राहम अकॉर्ड वो साइन कर बैठा है, I2U2 मीटिंग वो कर बैठा है, उसके अलावा सोमालीलैंड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है जहां पर इजराइल ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन उसके ऊपर हमें अटैक्स देखने को नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि ये ना हो कि वो सपोर्ट कर रहा हो। हालांकि प्रीवियस डे में एक चीज भी देखने को मिल रही थी कि जब यह कहा जा रहा था कि भाई जो है वो कह ले कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सीक्रेट विजिट किया है, किसका, यूएई का सीक्रेट विजिट किया, वो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये भी रेड लाइन वार्निंग की अगर बात की जाए, कुछ पॉइंट से आप नोट करते जाएंगे पाकिस्तान के लिए। देखे पाकिस्तान की नो डाउट के सऊदी अरबिया ने हेल्प की। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए जिस तरह पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस का शिकार था, ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ के साथ जो यहां पर कह लें कि ट्रेड का देखने को मिलती है पाकिस्तान की, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपका ब्लॉक है, तो पाकिस्तान यहां पर ट्रेड कैसे करेगा, इंपैक्ट पड़ा, प्राइसेस यहां पर एकदम से कह लें कि हाइक हुई। इसके अलावा फिर जो है कह लें कि सऊदी अरबिया ने क्या किया, बाबुल मंदीब के जरिए जो वो कह लें कि यहां पर कह लें कि एक्सपोर्ट किया ऑयल, किसको, बेसिकली पाकिस्तान को, तो यहां पर बचा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर यूएई ने कहा भाई मेरे $3.5 बिलियन मुझे वापस दो ना, जो 1992 से लिए हुए भाई चढ़ता जा रहा कर्जा, तो वहां पर उसको वापस देने पड़े। तो फिर यहां पर सऊदी अरबिया ने $3 बिलियन दिए। ठीक है, अब यूएसए के $10 बिलियन की बात चल रही है, वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम कहीं ना कहीं पर पहले डिस्कस। अब रेड लाइन की बात की जा रही है, तो रेड लाइन भाई पाकिस्तान ने यह कहा भाई सऊदी अरबिया रेड लाइन है भाई, इसके आगे आपने नहीं आना, इससे आगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो है कल के सऊदी अरबिया के साथ स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट साइन हुआ पड़ा है। ठीक है, तेहरान अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन अंडरमाइनिंग रीजन रिप्रोचमेंट है, इसके ऊपर हम पहले बात कर रहे हैं। अलीनेटिंग अगर रीजनल नेबर्स की बात की जाए तो भाई जितने भी गल्फ नेशंस है वो और ज्यादा क्लोज जाते जा रहे हैं, किसके, बेसिकली यूएसए के क्लोज जाते जा रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अलायंस बनाते जा रहे हैं, सिलेक्टिव एंड प्रैग्मेटिज्म की बात की जा रही है, सिलेक्टिविटी की बात की जा रही है कि बेसिकली यूएई के ऊपर क्यों ने अटैक किया। ठीक है, सारे अटैक सऊदी अरबिया के साथ देखने को मिल रहा है, हौदीस के साथ। अब यमन ऐसी, यहां पर थोड़ी सी यमन को अंडरस्टैंड करते हैं। यमन का एक साइड है पूरा किसका कंट्रोल है, एसटीसी का कंट्रोल है, एक तरफ किसका कंट्रोल है, यहां पर हौदीस का कंट्रोल है, एक तरफ किसका कंट्रोल है, यहां पर सऊदी अरबिया का कंट्रोल है। ठीक है, तो अब ये तीनों डिवाइड हुआ पड़ा है, तो अब यहां पर कहीं ना कहीं पर कह लेकर यूएई के ऊपर अटैक नहीं किए जा रहे। ठीक है, तो ये चीज भी है, तो ये चीज मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो इसको बोला जा रहा है बल्कि बेसिकली सिलेक्टिविटी एंड प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। द बॉटम लाइन ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर मैंने जो अभी एनालिसिस दिया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसके जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने वोकैब की, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा यहाँ पर सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मींस क्या होता है, द फाइनेंशियल एबिलिटी टू पे डेट्स एंड मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस स्टेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आप कह लें कि एक स्टेट या रियासत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है कि वो कर्जा अदा करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या लिक्विडिटी बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, इंसॉल्वेंसी या बैंकक्रप्टी आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, मजल। ठीक है, मजल मींस क्या था, डिवाइस प्लेस्ड ओवर एन एनिमल्स माउथ टू प्रिवेंट बेटिंग। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि बेसिकली उसको जो है कह लेके काट ना ले, तो उसके ऊपर जो है एक शिकंजा लगाया जाता है। बेसिकली अगर इसको फिगरेटिवली अंडरस्टैंड किया जाए तो इसका मतलब होता है टू साइलेंस और रिस्ट्रेन समवन फ्रॉम स्पीकिंग। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना। ठीक है, तो ये चीज भी है, आप कह सकते हैं कि चुप कराना किसी को। ठीक है, सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, साइलेंस या रेस्ट्रेन। ऑपोजिट क्या बनेगा, फ्री या इनकरेज आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर फ्रॉट, बहुत इजी वर्ड है। फ्रॉट मींस होता है फील्ड विद आर काजिंग एंजाइटी, डिफिकल्टी, टेंशन और डेंजर। ठीक है, तो आप कह लो कि परेशान कुन सूरत-ए-हाल को भी बोल सकते हैं, यहाँ पर खतरे से भरपूर जो है वो कह ले के हालात भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो टेंस सिचुएशन बोल सकते हैं, पेरिलस है। ऑपोजिट क्या बनेगा, सेफ और पीसफुल। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर एक्रीशन, बहुत इजी है। एक्रीशन का मतलब है ग्रेजुअल ग्रोथ होना, आस्था, तह दर तह जो हमें बढ़ोतरी देखने को मिलना। ठीक है, इंक्रीज बाय एडिशन बाय लेयर्स और पार्ट्स। ठीक है, तो इसके अलावा एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं या बिल्डअप। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिडक्शन या डिप्लेशन आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर मनियाकल। मनियाकल बहुत इजी वर्ड है। मनियाकल बोला जाता है पागलपन को, जुनूनी को बोलते हैं। ठीक है, तो शोइंग एक्सट्रीम मैडनेस, जिसके अंदर पागलपन जो है वो कूट कूट कर भरा पड़ा होता है। अनकंट्रोल एक्साइटमेंट है या ऑब्सेसिव बिहेवियर बोल सकते हैं। फ्रेंजीड या इंसेन। ऑपोजिट क्या बनेगा, काम या रैशनल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर एमरस। एमरस मींस क्या रहेगा, बेसिकली एमरस होता है एक्सप्रेसिंग और रिलेटिंग टू लव,
ठीक है, मोहब्बत से भरा हुआ ना, ठीक है, या आशिकाना भी आप बोल सकते हैं, रोमांटिक अट्रैक्शन, ठीक है, अफेक्शनेट या रोमांटिक ऑपोजिट क्या बनेगा, इनडिफरेंट या अनइमोशनल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेंगे यहाँ पर डूबियस, बहुत इजी वर्ड है, डूबियस को हम पहले भी डिस्कस करते रहे। डाउटफुल को बोल सकते हैं अनसर्टन या नॉट ट्रस्टवर्दी, ठीक है, क्वेश्चनेबल या अनसर्टन, ऑपोजिट क्या बनेगा, सर्टन या ट्रस्टवर्दी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर डिस, अरे बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली स्टेट ऑफ डिसऑर्डर बोल सकते हैं, अफरा तफरी की क्या हालत में होना, ठीक है, कंफ्यूजन है या अनटाइडीनेस आप इसको बोल सकते हैं। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, डिसऑर्डर या क्योस, ऑपोजिट क्या बनेगा, ऑर्डर या ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर रहेगा, सॉरी वर्ड्स, ग्रेगरियस मींस क्या होता है, बेसिकली फॉन्ड ऑफ कंपनी, मिलनसार को बेसिकली आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो दूसरों की कंपनी को एंजॉय करता है, सोशलेबल या आउट गोइंग, और इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, सोशलेबल या आउट गोइंग, ऑपोजिट क्या बनेगा, अनसोशलेबल या रिजर्व, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, फेलिशियस, बहुत ईजी वर्ड है। फेलिशियस का मतलब होता है जो है वो कह के गलती पर जो मबनी होता है उसको बोला जाता है, बेस्ड ऑन फॉल्स रीजन बोल सकते हैं, मिसलीडिंग लॉजिक बोल सकते हैं आप, ठीक है, और लॉजिकली इनकरेक्ट बोल सकते हैं, मिसलीडिंग या एरोनियस बोल सकते हैं, ऑपोजिट क्या बनेगा, वैलिड और साउंड आप इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर एंड वोकैब को भी अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।